देश दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मन से कवि गौहर रजा साहब हमारे सामने हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आप जब यूनिवर्स के डेवलपमेंट को देखते हैं तो किस नजरिए से देखते हैं कि क्या हुआ कि ये यूनिवर्स डेवलप हुआ, इसमें भगवान का योगदान कितना है? बिना किसी के बनाए हुए चीज बनती नहीं है। देयर मस्ट बी सम क्रिएटर। तो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट जो है वो तभी शुरू हुआ होगा जब खुद इंसान क्रिएटर हो गया। किसी कैबिनेट मिनिस्टर का ये कहना कि हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, नरेंद्र मोदी का ये कहना कि गणेश जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी का पहला एग्जाम्पल है, ये भी तो कोई पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ही होगा ना। हाउ डू यू सी दिस? एज अ साइंटिस्ट मुझे हंसी नहीं आती, क्योंकि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लिए कितनी बेइज्जती की बात है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम वो ब्लूप्रिंट इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान को वहाँ पहुँचाया है जिसने जहाँ आज पाकिस्तान है। क्यों गौहर रजा साहब को स्टूडेंट्स के सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि आज की जनरेशन की इंटेलेक्चुअल अपब्रिंगिंग नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं हमारा फेलियर रहा। हम देश को बनाने में लग गए, हमारी जनरेशन, और उसमें हम भूल गए कि अगली जनरेशन के साथ, आम इंसान के साथ, आम नागरिक के साथ हमारा क्या रिश्ता रहना चाहिए। एक स्टूडेंट जिसकी उम्र 18 से 25 वर्ष है, या मैं उसको 16 से 25 भी कर सकता हूँ, उसकी लाइफ में रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए? आपने जूते पहने या चप्पल पहने, गाड़ी से जा रहे हैं तो रैशनल डिसीजन है, पर जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पे आप पहुंचे तो एक चेंज आया। जलती ज़मीन के ऊपर जिस पे आप नॉर्मली चप्पल नहीं उतारेंगे, जूता नहीं उतारेंगे, वहाँ नंगे पैर हो गए। पॉलिटिक्स में जब मिश्रण होता है धर्म का, तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि हमेशा ही जहर पैदा हो। बाबाओं की जो फौज हमको हमारे चारों तरफ दिखती है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिखता है, न्यूज़ चैनल्स पे दिख जाता है, टीवी चैनल्स पे दिखता है, क्या ये भी उसी पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का हिस्सा है? इनका विजन ही वो है कि 5 साल, हर 5 साल पे गद्दी अपनी बचा के रखनी। इनका विजन वो है ही नहीं जिस तरह से आज़ादी की लीडरशिप सोच रही थी कि हमारे आने वाली 50 साल बाद, 75 साल बाद जनरेशन ऐसे कमरे में बैठ पाएगी। कविताएं लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है गौहर साहब को, या फिर इस तरह की किताब लिखने में, या फिर पॉलिटिकल और जो साइंटिफिक डिस्कोर्स है उस पर बातचीत करने में? साइंटिस्ट के बीच में हूँ तो अपने को शायर बता दो शायरों के बीच में अपने को साइंटिस्ट बता दो। तो जो अज्ञेयवाद है उसे आप कितना साइंटिफिक देखते हैं? मिथकी है, ये कह देना कि हम कुछ नहीं जानते, ये बेकार की बात है बिल्कुल। मम्मी पापा बोलते हैं कि पंडित जी के पैर छुओ, ये करो, तो वो फिर हम पेरेंट्स को कैसे बताएं? जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूँ, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं, अल्फाज। बहुत। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स के सीरीज़ पावर प्ले के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मेट थोड़ा सा बदला हुआ है। यहाँ तो 2 लोग होते थे, एक स्टूडियो था, काला कर्टन लगा होता था, लेकिन 3 लोग बैठे हुए आपको दिख रहे होंगे। क्यों है ये अभी आगे आपको बताऊंगा। जो मेहमान हमारे साथ आज हैं बातचीत करने के लिए, मेरे लिए बड़ा आसान काम है, क्योंकि इंट्रोडक्शन देने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक किताब आई है सर की, मिथकों से विज्ञान तक, ब्रह्मांड के विकास की बदलती कहानी। और इसके आखिरी पृष्ठ पर, बल्कि पृष्ठ नहीं, कवर पेज जो पिछला है उस पर जो लिखा गया है वही सर का इंट्रोडक्शन है, और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। और हमारी पूरी बातचीत का जो आधार है, फाउंडेशन है, वो भी यही सेंटेंसेस रहने वाले हैं। विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी हैं या पूरक? क्या एक बेहद धार्मिक शख्स अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है? क्या विज्ञान लोगों को अधर्मी बनाता है? सर के ऊपर भी इस तरह के आरोप लगे ही होंगे कि भाई एंटी रिलीजन आदमी है, एंटी नेशनल आदमी है। ये क्यों लग जाते हैं आरोप, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देश दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मन से कवि, और जब मैंने पहली बार सर को लाइव सुना तो मेरे लिए वो कवि का ही रूप था सर का। गौहर रजा साहब हमारे सामने हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में ये जो सवाल मैंने उठाए हैं, बातचीत इसी पर होगी कि भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट के डेवलपमेंट की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसका उल्लेख है।
जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बैठती है उससे पहले ही और कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो सबका मन था कि भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर बातचीत हो। लेकिन आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद हमारे इंस्टाग्राम फीड्स में रील आती है कि किस तरीके से गोबर में जो गेहूं है उसको निकाल के धो के आप खाएंगे तो बच्चा पैदा हो सकता है, मतलब आपकी फर्टिलिटी बढ़ सकती है। कई ऐसे लोगों की बाढ़ है जो अपने आप को कहते हैं हम भगवान का अवतार हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हनुमान से सीधे बातचीत होती है उनकी। जो हमारा पॉलिटिकल इकोसिस्टम है जो इस देश को चला रहे हैं, उनका टेम्परामेंट भी साइंटिफिक दिखता नहीं है। स्कूल कॉलेजेस से भी ये साइंटिफिक टेम्परामेंट मिटता हुआ दिख रहा है। और यही एक बड़ी वजह है नीरज जी कि हम इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय विद्यापीठ हो या और संस्थान हो, भारतीय न्यूज़, ये प्रोग्राम साथ में मिलकर, ताकि जो स्टूडेंट हैं, खासकर जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, जिनको आगे चल करके उन लोगों की आवाज़ बनना है जिनकी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पाती है, कम से कम उनके भीतर तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, वो डिसीजन ले पाएं कि उन्हें कुंभ कवर करना है या बाढ़ कवर करनी है, क्या ज़रूरी मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों के बीच में ये ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, उस तक ये बात पहुँचे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट और रिलीजियस थॉट एक दूसरे के विरोधी हैं, साथ में हैं, क्या है, डिसीजन मेकिंग कैसे डेवलप होगी। तो मैं नीरज जी की बात से बहुत इत्तेफाक रखते हैं और पहला इसी सवाल से शुरू करना चाहूँगा सर, कि जो एक बचपन में हमने थ्योरी पढ़ी थी कि चंदा मामा होता है, मामा से हम इस जगह तक पहुँचे कि वो एक प्लैनेट है। आप जब यूनिवर्स के डेवलपमेंट को देखते हैं तो किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या हुआ कि ये यूनिवर्स डेवलप हुआ, इसमें भगवान का योगदान कितना है, कैसे बना? ये सवाल इस सवाल से जुड़ा हुआ है जिसका जवाब मेरे पास अभी तक नहीं है। मैं इसको तलाश कर रहा हूँ कि अगर साइंस की कहानी पर, विकास की कहानी पर हम यकीन करें तो हम सब अफ्रीका के जंगल से निकले हुए और लगभग 40-50 हज़ार साल गुज़र गए जब आखिरी वेव होमो सेपियंस की वहाँ से निकली और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैली। पर जब भी इंसान ने कॉन्शसनेस डेवलप की होगी तो सवाल कब पूछना शुरू किया और सवाल के सिस्टमैटिकली जवाब हासिल करने की क्षमता इंसान में कब आई। ये सवाल इससे भी जुड़ा हुआ है कि क्या जानवर सवाल पूछते हैं। तो अब ज़्यादा जटिल होता चली जा रही है बात अगर इसको हम ढूंढने की कोशिश करें। कॉग्निटिव साइंसेस में मैंने तलाश करने की कोशिश की, पेलियोएंटोलॉजी में तलाश करने की कोशिश की, लिंग्विस्टिक्स में तलाश करने की कोशिश की। मुझे अभी तक इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला है कि कब इंसान ने जानवर से ट्रांजिशन में, पर मान लेते हैं कि कभी सवाल पूछने शुरू किए, तो क्या सवाल पूछे होंगे शुरू, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड सवाल रहे होंगे। तो ये दो सवाल बड़े नेचुरल और बड़े ज़रूरी सवाल कभी ना कभी इंसान ने पूछे। एक सवाल ये है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, जैसे आपने कहा, यूनिवर्स कहाँ से आया, चांद तारे कहाँ से आए, ज़मीन कैसे बनी, फूल कैसे उगते हैं, पेड़ कैसे, झरने कैसे बने, पहाड़ कैसे बने, समंदर कैसे, वगैरह वगैरह। ये एक ही सवाल का हिस्सा है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मेरे ख्याल में इंसान ने पूछना शुरू किया कि जिंदा और मुर्दा में क्या फ़र्क है। हालांकि युवल हरारी अपनी किताब में लिखते हैं कि शुरुआत के पीरियड में इंसान अपने को एनवायरनमेंट का हिस्सा ही समझता था, खुद में, जानवरों में, पेड़ों में और पत्थर में फ़र्क करना नहीं जानता था, लेकिन कभी ना कभी तो जानना शुरू किया। तो जिंदा और मुर्दा में क्या फ़र्क है। अब इन दोनों के बहुत खूबसूरत आंसर हमारे पास शुरुआत में मिलते हैं। पहले सवाल का जवाब ये मिलता है कि इंसान ने सीख लिया था चीज़ें बनाना, हाथ का इस्तेमाल करना, चीज़ें गढ़ना, यानी तीर कमान से लेकर के, भाले से लेकर के और ग्राइंडर छोटे छोटे सीख लिए थे बनाने।
तो ये ऑब्जर्वेशन के बिना किसी के बनाए हुए चीज़ बनती नहीं है। देयर मस्ट बी सम क्रिएटर। देयर हैज़ टू बी अ क्रिएटर। तो ये ऑब्जर्वेशन फिर ट्रांसलेट होती है मेरे ख्याल में उन मिथकों में जो हमें सबसे पुराने मिलते हैं। यानी ब्रह्मांड का भी कोई क्रिएटर रहा होगा, चांद सूरज का भी कोई क्रिएटर रहा होगा, सितारों का भी कोई क्रिएटर रहा होगा, और पेड़ पौधे ये वगैरह वगैरह किसी ने बनाया। तो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट जो है वो तभी शुरू हुआ होगा जब खुद इंसान क्रिएटर हो गया। और मेरा मानना ये है कि दूसरे सवाल का जवाब भी बहुत खूबसूरत है। जिंदा और मुर्दा में क्या फ़र्क? तो बड़ा आसान, लचीला, खूबसूरत, एलिगेंट जवाब यह है कि एक चीज़ आत्मा होती है। आत्मा जब तक अंदर है तब तक हम जिंदा हैं, और आत्मा बाहर निकल गई हम मर गए। क्योंकि ये देख रहा है इंसान कि जब मर जाती है कोई चीज़, कोई जानवर मर जाता है तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि कुछ एक्स्ट्रा होगा मिट्टी के अलावा जो जिंदा रखता है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है इस सवाल के जवाब का कि जिंदा और मुर्दा में क्या फ़र्क है। और वो एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है कि एक क्रिएटर है जिसने सब कुछ क्रिएट किया है। धीरे धीरे हमें दिखाई देता है कि ये कहानियाँ जटिल होती जा रही, कॉम्प्लेक्स होती जा रही। सवाल बढ़ते जा रहे होंगे, डिटेलिंग में जाना पड़ रहा होगा लोगों को। डिटेलिंग में जाना पड़ रहा है, बिल्कुल। और समाज भी बदल रहा है। जी। तो बिल्कुल शुरू की कहानियाँ बड़ी सिंपल हैं। बिल्कुल शुरू के अगर आप इस किताब में भी मिथक देखें तो कम मिथक लिए हैं मैंने, एग्जाम्पल के तौर पे ही लिए हैं कि दुंडारी आए, शुरू में दूध की एक बूंद थी, यानी दूध उस वक्त तक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुका था। दूध की एक बूंद थी, दूध की एक बूंद के बाद दुंडारी आए, उन्होंने पत्थर बनाया, पत्थर से उन्होंने लोहा बनाया, लोहे से उन्होंने आग बनाई, आग से उन्होंने पानी बनाया। दुंडारी फिर आए और उन्होंने इन सारी चीज़ों को मिला करके इंसान बनाया। ये सिंपल कहानी है। ये जो सिंपल मिथक है, ये जब हम देखते हैं धीरे 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 इंसान का समाज आगे बढ़ता है और इसमें एलिमेंट्स ऐड होते चले जाते हैं। कहानी वही है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वही है। समाज बदलता है, इंसान दूसरी जगहों पे जाता है, तो फिर फ्लड्स का कॉन्सेप्ट आता है इसमें पहाड़ों का कॉन्सेप्ट आता है, इसके अंदर समाज में क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, वो चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बात को लंबा ना किया जाए तो एक हमारे यहाँ की कहानी है। हमारे यहाँ एक ट्राइब है, उसकी कहानी है कि भगवान ने कछुआ और केचुआ बनाए। पहले सिर्फ पानी था, केचुए ने मिट्टी खानी शुरू की और मिट्टी ने गालनी शुरू की और कछुए की पीठ के ऊपर धरती बनती चली गई। राइट। अब ये कहानी इतनी खूबसूरत कहानी है कि इस कहानी में भगवान ने बाद में इंसान बनाया। इंसान कैसे बना उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इंसान बन गया जी। अब भगवान ने जब इंसान बना दिया तो उससे कहा कि तुम एक ख़ास तरह का फल मत खाना। जब बूढ़े हो जाते थे इंसान तो भगवान उनको स्वर्ग में बुला लेता था। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस था पूरा। राइट। कहानी को थोड़ा गौर से सुनिए। ख़ास तौर से मेरी बच्चों से अपील है कि कहानी गौर से सुनने की कहानी है। भगवान उन्हें बुला लेता था स्वर्ग में, और इस प्रोसेस में जनरेशन आफ्टर जनरेशन
ये चलता रहा सिलसिला। एक महिला जो प्रेग्नेंट थी उसने अपने मियाँ से कहा कि मुझे ये फल खाना, और वो फल खाने के लिए उकसाया कि लेके आओ मेरे लिए। वो गया, रात को चुपचाप झाड़ियों में से उसने फल लिया और उसके छिलके वहाँ छुपा दिए। चांद ने देख लिया। चांद ने भगवान को बताया, भगवान बहुत गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद उन्होंने इंसानों के ऊपर मौत भेज दी। अच्छा, फल खाने की वजह से। इस कहानी को अब रिलेट कीजिए आप बाइबल की कहानी से। बाइबल में क्या है, कुरान में क्या है, तौरात में क्या है? कहानी यही है कि भगवान ने फरिश्ते बनाए, जिन बनाए आग से, इंसान बनाया पुतला, 5 तत्व लिए। अब उस कहानी में भी 4 और 5 तत्व हैं। हमारे यहाँ भी 5 भूत हैं, राइट? तो इस कहानी में भगवान ने फरिश्तों से कहा कि इंसान को सजदा करो, उसके आगे सर झुकाओ। एक फरिश्ते ने, एक ने मना कर दिया, उसको बेदखल कर दिया। उसका नाम शैतान है, वो सब बहकाता फिरता है। भगवान ने कहा कि एक फल मत खाना, जिसको फॉरबिडन फ्रूट कहा गया। तो फॉरबिडन फ्रूट क्या है? क्या है फॉरबिडन फ्रूट? आप में से किसी को मालूम है? एप्पल, राइट? कुरान के अंदर ये फॉरबिडन फ्रूट जो है वो गंदुम है। गंदुम, गंदुम का मतलब होता है गेहूं। तो यहाँ गेहूं ऐसा फल था जो ज़रा मुश्किल से मिलता था, और वहाँ एप्पल ज़रा मुश्किल से मिलता था। हुआ क्या है, आदम के बाद ईव पैदा होती हैं, शैतान ईव को भड़काता है, ईव एडम को भड़काती हैं, दोनों फॉरबिडन फ्रूट खाते हैं। भगवान को पता लग जाता है, वो उन्हें ज़मीन पे फेंक देते हैं, जाओ भाई जाओ। ये कहानी और वो कहानी, स्ट्रक्चर वही है। जब समाज कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो एक मिथक मिलता है हमको इजिप्ट में, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है। उसमें ये चीज़ मिलती है, थोड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है फिर से, कि भगवान अलग अलग थे। यानी भगवान भी ऊंचे दर्जे के और नीचे दर्जे के, ऊंचे तबके के, नीचे तबके के, हायरार्की। यानी समाज के अंदर अब हायरार्की आ चुकी है। तो जो नीचे तबके के भगवान थे, जो लोअर कास्ट के थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे ऊपर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है, अब इसको कम करने की ज़रूरत है। तो कम करने के लिए क्या करें? वो गए बड़े भगवान के पास और उन्होंने कहा कि कम कीजिए। तो वो कहानी लंबी है थोड़ी। उन्होंने, भगवान ने फैसला लिया अल्टीमेटली कि हम इंसान पैदा कर देंगे जो तुम्हारे काम करेंगे। तो धरती के ऊपर इंसान पैदा कर दिए गए जहाँ भगवान रहते थे, और भगवानों ने अपने लिए जन्नत बना ली, राइट? अब समाज बदल चुका है। यानी ऐसे लोग जो कहीं ज़्यादा आराम से रह रहे हैं, और ऐसे लोग मौजूद हैं समाज के अंदर जिनके ऊपर काम का बहुत बोझ है। और प्रोटेस्ट भी है इसके अंदर कहानी, राइट? कि प्रोटेस्ट किया, तो प्रोटेस्ट भी मौजूद है इस कहानी में। आगे बढ़ती है कहानी तो इसमें एक अलग भगवान पैदा हो जाते हैं। वो कौन से भगवान हैं? वो भगवान हैं विमेंस अफेयर्स के भगवान। अच्छा, क्योंकि अब समाज जो है उसमें औरतें मर्दों की अधीन हो गई हैं, तो उनके लिए जो लॉज बनेंगे समाज में, उनकी जिम्मेदारी एक अलग भगवान के ऊपर डाल देंगे। मतलब कम से कम पहला जो डिस्क्रिमिनेशन है औरतों और मर्दों का, वो समाज में आ चुका है। दोनों डिस्क्रिमिनेशन आ चुके हैं। यानी तबका अलग, क्लास वाला भी और जेंडर वाला भी, और जेंडर, दोनों तरह की चीज़ें आ गई हैं। कहानी वही है पुरानी कि क्रिएटर है एक, या मल्टीपल क्रिएटर हैं
शुरुआत के पीरियड में ज़्यादातर मल्टीपल क्रिएटर्स हैं, एक अलग नहीं हैं। जैसे सूरज भी भगवान है, चांद भी भगवान है, वायु वायु एयर भी भी भगवान भगवान है, है, फायर भी भगवान है। पेड़ भी भगवान हैं। तो शुरुआत के पीरियड में एक क्रिएटर का कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादातर। तो आपकी बात का जवाब जो है वो यही है मेरे पास कि ये सारे मिथक जो जवाब दे रहे हैं उसकी बेसिस एक ही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है और इस कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ने में हमें समाज का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। और ये लगता ऐसा है कि टाइमलाइन पे अगर रखे जाएं तो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। मतलब गौर साहब, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि समाज जैसा बन चुका है या समाज जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, समाज उतनी ही चेतना पैदा कर पाता है भगवान के प्रति। जैसा समाज है, समाज को लगता है वैसा ही भगवान का कोई रूप रूप होगा, जा संसार रहा है होगा। और रूप बदलता जा रहा है। जैसे समाज बदल रहा है वैसे भगवान हाँ, का मतलब रूप मैं भी देखता हूँ कि 20 साल पहले तक की तस्वीरों में जिन भगवान को मैं देखता था उनके एप्स नहीं होते थे, बॉडी नहीं होती थी। पर अभी की आप फोटोज देखेंगे तो हनुमान जी हैव अ वेरी गुड मस्कुलर बॉडी, शिव जी हैव अ सिक्स पैक एप्स। तो ये हमारी विजुअलाइजेशन है, हम उस नज़रिए से देख पा रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल ये कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय के लोगों ने तय किया कि हम लॉजिकल होके सोचेंगे, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को लाएंगे ताकि कास्टिज्म से दूर हट सकें और ये जो पाखंड हैं जिसमें सती प्रथा भी है, दहेज भी है, इस सब से दूर जा सकें। पर पिछले 10-12 साल में हम देखते हैं कि एक अननेसेसरी डिस्कोर्स शुरू हुआ है कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए भगवान जिम्मेदार है, भगवान कर रहा है। अगर हाईवे बना है तो नारियल फोड़ के उसका उद्घाटन होगा। हम एक फाइटर प्लेन लाते हैं जो टोटली साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड है और उसमें हम नींबू मिर्च लगाते हैं। तो मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता हूँ कि जब हम एजुकेशन के इतना नज़दीक आए और हमने एक ऐसा यान बनाया जिसे चंद्रयान नाम दिया और वो चांद तक पहुंचा, एट द सेम टाइम प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप सरस्वती की पूजा करके जाओ तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्या ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो जाती हैं? इसका जवाब मुश्किल है। सवाल बहुत ज़रूरी है लेकिन जवाब थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि जब हम आज़ाद हुए उससे पहले जो हमारा पूरा मूवमेंट है जिसको हम बड़े फ़ख्र के साथ आज़ादी की जंग कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम का नाम देते हैं, वो जो मॉडर्न आइडियाज़ थे बाहर से जो आ रहे थे उनका कैरियर था। और उनका कैरियर इसलिए था कि वो बहुत बहुत पॉलिटिकल ज़रूरत थी हमारे देश में। यानी हमारा जो दुश्मन था ब्रिटिश साम्राज्य, वो इतना ताकतवर था कि उससे लड़ने के लिए हमें हर एक की ज़रूरत थी, हर हिंदुस्तानी की ज़रूरत थी। तो अगर हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात ना करते, अगर हम अनटचेबिलिटी के ख़िलाफ़ लड़ाई ना लड़ते, अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात ना करते तो सबका पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं था। तो ये उस वक्त के स्वतंत्रता संग्राम की ज़रूरत थी। और ये बहुत रिमार्केबल बात है कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है वो दोनों के ख़िलाफ़ है। एक तरफ वो ब्रिटिश साम्राज्य के ख़िलाफ़ है और दूसरी तरफ हमारे समाज की जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ है। ट्रू, केवल पॉलिटिकल फाइट नहीं था, सोशल फाइट भी था, सोशल रिफॉर्मिस्ट फाइट भी थी। भगत सिंह जैसा नौजवान जो फांसी चढ़ रहा है, वो फांसी चढ़ने से पहले लिख रहा है कि अगर इस देश के अंदर अनटचेबिलिटी रहती है तो हमें आज़ादी लेने का हक नहीं है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये एक ऐसा स्टेटमेंट ऐसा बंदा दे रहा है जो कल को फांसी चढ़ने जा रहा है, राइट? वो आज़ादी की जंग में अपनी जान देने को तैयार है और वो ये लिख रहा है। तो हमारी फाइट जो है वो दोनों के खिलाफ थी। इस फाइट के अंदर बहुत ज़रूरी था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्लूड किया जाए।
आज़ादी से पहले नेहरू जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ किताब लिख रहे हैं। नेहरू की किताब जिसका नाम शायद सुना हो, बच्चों ने भी सुना होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें वो पहली बार साइंटिफिक टेम्पर का इंडिया में इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ रिमार्केबल, क्या समझना चाहिए आज की जनरेशन को, क्या सवाल पूछना चाहिए? ये कोई साइंटिस्ट नहीं कह रहा, एक पॉलिटिशियन कह रहा है। ये एक पॉलिटिशियन कह रहा है। रिमार्केबल बात यह है कि पॉलिटिशियन कह रहा है। क्यों कह पा रहा है? इसलिए कि दुनिया के बेहतरीन दिमागों के साथ उसका सीधा ताल्लुक है, संबंध है, हमारे देश के लिए नहीं। यानी हमारे देश के बेस्ट राइटर्स, बेस्ट पोएट, बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट म्यूजिशियंस, बेस्ट फिल्म डायरेक्टर्स, बेस्ट गायक, इनके साथ उनकी परवरिश हो रही है। टॉप ब्रेन्स जो हैं, तब इनके दिमाग खुले हुए। ये अपने अंदर तो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं ही, नेहरू हों, गांधी हों, आज़ाद हों, अंबेडकर हों, अब पूरी गैलेक्सी है भाई, सुभाष भगत, सुभाष, ये लोग अपने अंदर इंटेलेक्चुअल हैं और उसके साथ साथ इनके चारों तरफ भी इंटेलेक्चुअल्स हैं। एक्सेप्टेंस गजब की है इन लोगों के। गजब की एक्सेप्टेंस है। गांधी की बात आइंस्टाइन से हो रही है, सुभाष हिटलर से बात कर रहे हैं, इतना डाइवर्स। ये जो पॉलिटिकल, जिसको मैं कहता हूँ अपब्रिंगिंग हो रही है, आज की जनरेशन की उस तरह की पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग नहीं होती, इंटेलेक्चुअल अपब्रिंगिंग भी नहीं होती। सही बात है। ये नौजवान जो आज़ादी की जंग में कूद रहे हैं, इनके सीधे ताल्लुकात हैं सीवी रमन से। आज की पॉलिटिकल लीडरशिप अगर आप देखें तो वहाँ परवरिश किसके साथ हो रही है? जिन बाबाओं का आपने शुरू में जिक्र किया, उनके पैर छू करके ये बड़े हो रहे हैं। और अक्रॉस पार्टी लाइंस, ऐसा भी नहीं है कोई एक पार्टी में ज़्यादा हैं शायद, हाँ, बाकी में थोड़े बहुत कम, बैलेंस बनाने के लिए कम करती है या थोड़ा कम पैटर्न कर लेती है। पर लेवल जो है आज की जनरेशन का, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम से दूर हो गए। और सब एक सवाल मेरे यहाँ बनता है कि आपने स्वतंत्रता संघर्ष जो हमारा है उसकी ब्रीफ हिस्ट्री बताई और बताया किस तरीके से साइंटिफिक टेम्पर को इंक्लूड करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। वो ज़रूरत थी। पहली सरकार बनती है, संविधान लिखा जाता है और संविधान जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा है। गौहर रज़ा साहब रहे, बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो साइंटिफिक टेम्पर की बात करते रहे होंगे, लेकिन फिर भी आज़ादी के लगभग 70-75 सालों बाद ये स्थितियाँ क्यों हैं कि सरकार उन्हीं बाबाओं के चरणों में नतमस्तक है? क्यों गौहर रज़ा साहब को स्टूडेंट्स के सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि आज की जनरेशन की इंटेलेक्चुअल अपब्रिंगिंग नहीं हो रही है? तो जो फाइट साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करवाने वाले लोग लड़ रहे थे, वो लोग फेल हुए ना। फाइट तो वो फेल हुई है, हम लोग इस जंक्चर पे पहुंचे क्यों? इसमें एक टिक मेरा भी, नीरज जी जो बात कह रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि एक डिसीजन मेकिंग किसी के हाथ में होती है जो तय करता है कि आपकी पॉलिसी कैसे बनेंगी, आप पढ़ेंगे कैसे। वो आदमी कह रहा है कि मुझे शायद भगवान ने ही भेजा है इस देश को चलाने के लिए और मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। सेकंड थॉट ये आ रहा है कि 2-4 बाबा जो इस देश में बहुत पॉपुलर हैं, वो बता रहे हैं कि मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल यहाँ पर ये कि क्या रिलीजन पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे इतना हावी हो जाता है कि वो जिस चीज़ को आप देखने की बात कर रहे हैं कि हम लॉजिकल होके सोचें, हम डेवलपमेंट की सोचें, वो सब फिर हमें ब्लर हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। पहले सवाल का जवाब यह है कि हाँ, हम जिम्मेदार हैं इस जनरेशन में जो कमियां हैं उसकी। हमें सिर्फ स्वतंत्रता ने नहीं, स्वतंत्रता संग्राम ने नहीं, बल्कि इंसानियत ने हमें ये जिम्मेदारी दी थी कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमसे बेहतर हो, और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमसे बेहतर होंगी। कहीं ना कहीं हमारा फेलियर रहा, और उसकी एक बड़ी वजह ये रही कि हम देश को बनाने में लग गए, हमारी जनरेशन, और उसमें हम भूल गए कि अगली जनरेशन के साथ, आम इंसान के साथ, आम नागरिक के साथ हमारा क्या रिश्ता रहना चाहिए। जो
आज़ादी के आंदोलन के दौरान रिश्ता था इंटेलेक्चुअल्स का कॉमन लोगों के साथ। कॉमन लोगों के साथ, और उनके बारे में सोच रहे थे, हमने कहीं उसमें कमी कर दी। हमें किताबें लिखनी थी, हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने थे, हमको साइंस करनी थी, हमको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेने थे, तो कहीं वो रिश्ता टूट गया। और ये पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी रिश्ता टूट गया। पॉलिटिकल लीडरशिप भी बाबाओं की शरण में चली गई। उनकी तरफ से भी नेहरू की टेबल के ऊपर एक नोटिस आया कि ओमी जहांगीर भाभा बेंगलोर में लेक्चर देने जा रहे हैं। दोनों के बहुत करीबी ताल्लुकात थे, वो उन्हें भाई लिखते थे हमेशा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू को जाना था यूनाइटेड किंगडम, उनका एक फॉरेन विजिट था। उन्होंने अपना प्लेन डाइवर्ट किया, बेंगलोर गए, भाभा के लेक्चर को सुना, अपनी राय दी, इंटरवीन किया, और उसके बाद वो आगे बढ़े। ये सिर्फ भाभा की बड़ाई नहीं थी, ये नेहरू की भी बड़ाई थी। Exactly. आज का पॉलिटिकल लीडर, उसे तो छोड़िए आप, किसी चैनल पे मैं जाता हूँ तो वहाँ मेरे बजाय किसी बाबा के पैर छू रहे होते हैं सारे, लाइन लगा करके, कैमरामैन से लेकर के डायरेक्टर। आप चाहते हैं आपके पैर छुए जाएं? मैं ये नहीं चाहता। छू क्यों रहे हैं? लॉजिक डेवलप करिए, क्वेश्चन तो पूछिए। एग्जैक्टली किसी के भी पैर छू करके बड़ा होना, ये कोई बहुत इज्जत की बात नहीं। जी। तो जो हमसे कमी रह गई, उसकी एक वजह ये भी थी कि हमारी जनरेशन के बेहतरीन दिमाग जो थे वो इस देश को बनाने में ज़्यादा लग गए, इस देश को गढ़ने में ज़्यादा लग गए, और हम कहीं ना कहीं आम जनता से कट गए। हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन से कहीं ना कहीं कट गए, कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, इसमें फेल रहे थोड़ा सा। और ये हमारी कमी है, बिल्कुल हमारी जनरेशन की कमी है, जिसको ये देश पूरा भुगत रहा है इस वक्त। मैं चाहूँगा कि दूसरे सवाल के आंसर पर आप आएँ कि एक स्टूडेंट जिसकी उम्र 18 से 25 वर्ष है, या मैं उसको 16 से 25 भी कर सकता हूँ, उसकी लाइफ में रिलीजन कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कंपैरेटिव टू एकेडमिक्स, या पॉलिटिकल डिस्कोर्स कितने इम्पोर्टेंट होना चाहिए? ये कहना कि इससे मेरा क्या फ़ायदा है, या इसको पढ़ के मैं क्या करूँगा? इसमें दो सवाल छुपे हुए हैं। पहला सवाल का जवाब ज़्यादा आसान है, दूसरा सवाल जो छुपा हुआ है वो ज़्यादा मुश्किल है। पहला सवाल आपका ये है कि आम जो स्टूडेंट है या आम जनता का एक शहरी है, वो किस तरह से सोचता है और उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है। बड़ी सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जी। जो यहाँ सब बैठे हुए हैं, उनकी नज़र में ये एग्ज़ाम्पल होगी। शादी होती है, शादी में किसको बुलाएंगे, कौन सा बारात घर बुक करेंगे, क्या मेन्यू होगा, इसमें रिलीजन का, धर्म का कोई हाथ नहीं होता। इसमें काहे का हाथ होता है? जेब में कितने पैसे हैं, कितने लोगों से ताल्लुक है। व्यावहारिक सवाल। राइट। आप बिल्कुल रैशनलिस्ट की तरह से डिसीजन लेते हैं, और जब मौका आता है कि शादी कैसे होगी, तो आप मुल्ला और पंडित से पूछते, भाई फेरे होंगे, उसमें क्या सामग्री होगी, कैसे घूमेंगे, कैसे बांधा जाएगा, कब क्या होगा, कब क्या चीज़ डालनी है। पहले पेड़ से शादी तो नहीं करनी। वो सब कुछ होगा, तब आप पूछते हैं। आप ये पूछते हैं कि निकाहनामा है तो उसमें क्या भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, मेहर कैसे दिया जाएगा, मेहर कौन सा वाला होगा, वगैरह। तो यहाँ पर हम रैशनलिस्ट हैं, और वहाँ पर हम पहुँचते ही रिलीजियस उसमें चले जाते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक आम आदमी, एक आम शहरी की सोच के दो हिस्से होते हैं। अगर हम उसको मैप करना चाहें तो दो हिस्से हैं। एक जो बिल्कुल रैशनलिस्ट हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा ऐसा है जिसमें रैशनैलिटी नहीं है। अब अगर कोई पूछे कि भाई आपको हरि ओम मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ भजन
मुझे बेहद पसंद है। कोई कहे क्यों पसंद है, इसका कोई रैशनलिस्ट जवाब दे सकता है? मैं ही नहीं दे सकता कि क्यों पसंद है, मुझे बस पसंद है। कंडीशनिंग। कंडीशनिंग। तो इसमें रैशनैलिटी नहीं है। दूसरी तरफ मस्जिद में जाना है किसी को, घर से कौन सा रास्ता लिया जाएगा, रैशनल डिसीजन है। आपने जूते पहने या चप्पल पहने, गाड़ी से जा रहे हैं, तो रैशनल डिसीजन है। पर जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पे आप पहुंचे तो एक चेंज आया। जलती ज़मीन के ऊपर जिस पे आप नॉर्मली चप्पल नहीं उतारेंगे, जूता नहीं उतारेंगे, वहाँ नंगे पैर हो गए, राइट। ये ट्रांजिशन हमारी सबकी ज़िंदगी में रोज़ होता है और ये इतना नेचुरल होता है कि हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। प्रोसेस में आ गए, अब देखते ही सर झुक जाएगा। प्रोसेस में आ गया है कि आप जा रहे हैं कार से और स्टीयरिंग छोड़ा और आपने यूं कर लिया, राइट, बिल्कुल होता है। राइट। कार खरीदी जो बिल्कुल पूरी तरह से मॉडर्न कार है और उसमें स्वास्तिक अल्लाह, स्वास्तिक, भगवान, ये वो लटका दी, राइट। तो ये ट्रांजिशन जो है ये बहुत आसान और नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रांजिशन है। बोथ दीज आइडियाज live together in our consciousness very peacefully. कब कौन सा इन्वोक करेंगे हिस्सा, ये सोशल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप कब पत्थर उठा लेंगे, आपके अंदर का कम्युनलिज्म कब बाहर आ जाएगा, आपके अंदर का कास्टिज्म कब बाहर आ जाएगा, ये ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ होता है। आपके अंदर की हिंसा कब बाहर आ जाएगी, ये ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ होता है। नॉर्मली आप अहिंसक हैं, लेकिन एकदम से हिंसा बाहर आ जाएगी, आपको खुद भी एहसास नहीं होगा कि ये क्या हुआ। इंसान का निर्माण, आप बच्चों से पूछ लीजिए, सबसे, किसी से भी पूछ लीजिए, जिसके हाथ में गन होगी उससे भी पूछ लीजिए, वो कभी भी हिंसा के फेवर में बात नहीं करेगा। तो ये ट्रांजिशन जो है ये गड़बड़ है। मैं दूसरे सवाल को इसलिए मुश्किल कह रहा हूँ कि ये जो आप पूछ रहे हैं ना, पॉलिटिक्स में जब मिश्रण होता है धर्म का, तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि हमेशा ही जहर पैदा होता है। समाज के अंदर एक ऐसा जहर पैदा होता है जो हमारे धर्म को भी धकेलता है हिंसा की तरफ और हमारी पॉलिटिक्स को भी धकेलता है हिंसा की तरफ। ये हम अपने पड़ोसी मुल्कों में देख सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि धर्म बेसिकली आपको हिंसक बनाने के प्रोसेस में ले जाता है। धर्म के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, हिंसा भी मौजूद है और अहिंसा भी मौजूद है, भाईचारा भी मौजूद है, प्रेम भी मौजूद है, कुटुंबकम भी मौजूद है और नफरत भी है। और नफरत भी मौजूद है। आप किसको अपना धरोहर मानते हैं, आप किसको अपनी परंपरा मानते हैं। आप अपने धर्म से, इस्लाम का तो मतलब ही पीस है भाई। इस्लाम धर्म का नाम ही पीस है और वहाँ आप क्लैशनिकोव उठाते हैं, AK-47 उठाते हैं और जाकर के एक स्कूल के अंदर पाकिस्तान में 300-400 बच्चों को कत्ल कर देते हैं। उस आदमी को जिसने ये किया है उसको कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब ये तो इस्लाम में नहीं है। अरे भाई वो मुसलमान आदमी जो कत्ल करने जा रहा है वो अपनी जान पे खेल के जा रहा है ना, उससे ज़्यादा मुसलमान कौन होगा फिर। जिन लोगों ने नरेंद्र दाभोलकर का कत्ल किया हमारे देश के अंदर, उन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रचा होगा, कहीं से गन ली होगी, पूरा सोचा होगा, रोज़ जाकर के देखा होगा ये कहाँ से गुजरते हैं। उससे ज़्यादा हिंदू कौन होगा। आप कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है। गांधी की हत्या की जिन लोगों ने, गांधी की हत्या करने वाला वो हिंदू नहीं है।
तो हिंदुइज्म एक तरफ गांधी बना रहा है, पैदा कर रहा है, दूसरी तरफ गोडसे का भी निर्माण कर दूसरी तरफ गोडसे पैदा कर रहा है। एक तरफ अगर वो जिन्ना पैदा कर रहा है तो दूसरी तरफ मौलाना आज़ाद पैदा कर रहा है। इसके बावजूद कि बाकी सब ने मान लिया, मौलाना आज़ाद ने आखिर तक नहीं माना पाकिस्तान। हाँ, नहीं माना उन्होंने। ये हमारी हिस्ट्री है। बिलीव्स की बात है, मान्यताओं का मामला है। हम अपने धर्म से क्या ले रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, और जब भी धर्म को हम पॉलिटिक्स के साथ मिलाते हैं तो बहुत ख़तरनाक हालात पैदा होते हैं। सर कई बार ना ये दिखता है कि एक बात और कहनी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर बहुत आजकल बहुत चर्चा की जाती है कि ये सब तो सब मुसलमानों का मामला है। हमें बताया जाता है कि मुसलमान हिंसक होते हैं, गोश्त खाते हैं इसलिए हिंसक होते हैं। ये है बकवास। ये इसलिए बकवास मानता हूँ मैं कि क्या हमारी नज़रें नेपाल की तरफ नहीं जाती? सर बिहार मिथिला क्षेत्र, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, बलि प्रदान के बिना कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता ही नहीं है। हमारी नज़रें म्यांमार की तरफ नहीं जाती, वहाँ तो मुसलमान नहीं है। हिंसा वहाँ भी हो रही है। एक लंबी हिस्ट्री है हिंसा की। आप इस मॉडल के अंदर, ये मुसलमानों की वजह से हो रहा है, इस मॉडल के अंदर आप श्रीलंका को कैसे फिट करेंगे? वहाँ तो आपका सिस्टम फेल हो गया। हाँ, तो बात यह है कि आप धर्म को जब पॉलिटिक्स के साथ मिक्सअप करते हैं तब परेशानी शुरू होती है और समाज के अंदर जहर पैदा होता है। मैं अपने दौर में देखता था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग ज़्यादा पॉलिटिकल अप्रोच में ऊपर आते थे। एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति बने, उसमें सबसे बड़ा योगदान उनके साइंटिस्ट होने का ही था। पर अभी मुझे कोई इंसान सवाल करने वाला नहीं दिखता है जब टॉप लीडरशिप कहती है कि बादल हैं, बारिश हो रही है और हम रडार से बच सकते हैं। मेरी एक क्वेरी भी मैं आपसे क्लियर भी करूंगा कि आप साइंटिस्ट हैं तो आप बताएंगे कि ऐसा पॉसिबल है, या नाले से निकलती हुई गैस से चाय बन सकती है। उस पार्टी में मैं ये नहीं कह रहा कि पीएम एक ऐसा इंसान है जो हमेशा सही होगा। हमारे जैसा एक इंसान है जो 20% गलत भी हो सकता है। पर उस पूरी हायरार्की में क्या एक आदमी भी नहीं है जो इस बात को कोट करे कि नहीं सर यहाँ पर आप गलत हैं? वो 99% लोग इस चीज को सपोर्ट करने लगते हैं कि नहीं, अगर वो कह रहे हैं नाले से चाय बनती है तो बनती ही होगी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि, और ये जो भी जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दुनिया की हम हैं, और इसको बार बार दोहराया जा रहा है कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, राइट। उसका प्राइम मिनिस्टर जब बोलता है तो उसकी स्पीच नीचे से शुरू होती है। यानी अगर वो मेरे ऑफिस में आ रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी में आ रहा है, तो आपके प्रिंसिपल के पास पहले आ जाएगा कि यहाँ क्या बोलना है उन्हें। आप एक स्पीच तैयार करेंगे, मीटिंग बुलाएगा प्रिंसिपल, मोस्ट प्रोबेबली मेरा डायरेक्टर शायद मुझे बुला करके कहे कि भैया लिखो एक स्पीच उनके लिए, क्या क्या इश्यूज़ लेने। फिर वो ऊपर तक जाएगी मिनिस्टर के पास होती हुई उनके ऑफिस तक, और ऑफिस में फिर उनका जो लिखने वाला है प्राइम मिनिस्टर का अपना, तो ये एक पूरा लंबा प्रोसेस होता है। तो प्राइम मिनिस्टर देश का वो कोई भी हो, इंक्लूडिंग नेहरू, उनके ज़माने से आज तक और आज भी स्पीच कई जगह से गुजरती है। मल्टीपल चेक पॉइंट्स हैं। मल्टीपल चेक पॉइंट्स हैं। तो अगर AB² का फॉर्मूला प्राइम मिनिस्टर को नहीं आता तो उसकी कमांड के ऊपर इस देश के सारे मैथमेटिशियंस, अगर उसको ये बात नहीं मालूम कि रडार जो है उसका बादल से क्या रिश्ता है, तो उसकी कमांड के ऊपर सारे साइंटिस्ट मौजूद हैं। ये कितनी बेइज्जती की बात है हमारे साइंटिस्ट के लिए, और ये कितनी बेइज्जती की बात है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए कि उनको प्राइम मिनिस्टर ये बता रहा है कि छुप के चले जाओ। और वो बोल भी नहीं सकते कि आप गलत कह रहे हैं। मान लीजिए कि ये सही है, मान लेते हैं कि रडार जो है वो हमारे गड़बड़ हैं सारे के सारे, बादलों के पीछे छुप के ही जाना है, तब भी
अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे साइंटिस्ट को बता रहा है और आर्म्ड फोर्सेस को बता रहा है और एयरफोर्स को बता रहा है तो कितनी बेइज्जती की बात है उनके लिए। ठीक बात है। उनके लिए कितनी बेइज्जती की जा रही है इसके अंदर। जाहिर है कि ये साइंटिफिकली गलत है और रडार हम इसीलिए बनाते हैं और कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाती माइक्रोवेव, मिलीमीटर वेव और तरह तरह की कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं वो हो ही नहीं पाती अगर बादलों को हम बादलों में से फायदा ले लेते हैं। हम तो ज़मीन के अंदर तक जाते हैं उन वेव से, जिससे पता लगता है कि ज़मीन के अंदर क्या है, कहाँ है, कौन सा मिनरल कहाँ है, वो पता करते हैं। ऑफ द कैमरा जब हमारी बातचीत हो रही थी सर, बात ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर इस देश का ये कहता है कि गणेश जी जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी का पहला एग्जाम्पल हैं, या कोई मिनिस्टर कहता है कि पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान है, तो मैं कांप जाता हूँ। एज अ साइंटिस्ट मुझे हंसी नहीं आती, क्योंकि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लिए कितनी बेइज्जती की बात है और वहाँ बैठे हुए लोग ताली बजाते हैं। सर ऑफ द कैमरा जब बातचीत हो रही थी आप कह रहे थे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो दरअसल एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है और नेहरू इस बात को जानते थे। तो किसी कैबिनेट मिनिस्टर का ये कहना कि हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, या फिर नरेंद्र मोदी का ये कहना कि गणेश जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी का पहला एग्जाम्पल है, ये भी तो कोई पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ही होगा ना। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम वो ब्लूप्रिंट इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान को वहाँ पहुँचाया है जिसने जहाँ आज पाकिस्तान है। ये जो बच्चे हैं ये प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, ये हिंदुस्तान में बेहद कम पैसे में दुनिया की शायद बेहतरीन एजुकेशन पा रहे हैं। इन्हें खुद अंदाज़ा नहीं, शायद जब बड़े होंगे तो इनको एहसास होगा कि ये कितने ऐसे बच्चों के कंधों पे खड़े होकर के पढ़ रहे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाई। ट्रू। ये उन कंधों के ऊपर खड़े हैं जिनको हज़ारों साल से दबा करके एजुकेशन से दूर रखा गया है। इन्हें अपनी जिम्मेदारी का शायद आज एहसास ना हो सकता है एहसास हो इस बात का, लेकिन हमारे हाथ में आज वो प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में फेल हो चुका, जो पाकिस्तान में वहाँ ले जा चुका उन्हें जहाँ आज वो हैं, और हम उसे अब अपना रहे हैं। हम उसे अब अपना रहे हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है यहाँ पर, तो उसका एनसीईआरटी और हमारे एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर असर पड़ता है। हमारा एक जज ये कहने लगता है कि प्रजनन जो है वो मोर का, ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये चीज़ इससे जुड़ी हुई है कि एक प्राइम मिनिस्टर जब ये कह रहा है तो उसके बाद मिनिस्टर कहता है कि मुझे डार्विनिज्म में यकीन नहीं। उस मिनिस्टर को तो हटा दिया गया क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी उठ खड़ी हुई, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत हंगामा हुआ और मजाक उड़ाया गया हमारा। उसके बाद उस मिनिस्टर को हटाया, लेकिन डार्विनिज्म को भी तो हटा दिया, एनसीईआरटी से हटाया। तो ये जो आपने पहले सवाल पूछा था उसका जवाब है कि ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ये एक समझ का हिस्सा है। इंटेंशन क्या है सर, कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ पाकिस्तान है। तो उसमें इनका लॉस नहीं होगा। इनकी गद्दी तो अपनी जगह है। ये चीज़ आप ठीक कह रहे हैं। इनका विजन ही वो है कि 5 साल, हर 5 साल पे गद्दी अपनी बचा के रखनी। इनका विजन वो है ही नहीं जिस तरह से आज़ादी की लीडरशिप सोच रही थी कि हमारे आने वाली 50 साल बाद, 75 साल बाद जनरेशन ऐसे कमरे में बैठ पाएगी। इनका वो विजन नहीं है। मतलब एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट उस वक्त चला रहे थे नेहरू, जिसके कारण आज हम इस कमरे में बैठकर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। लड़कियां मौजूद हैं यहाँ पर जी। अब से 75 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि लड़कियां और लड़के इस तरह से बैठ करके इस मुल्क के अंदर पढ़ रहे होंगे। ये उस वक़्त की लीडरशिप का विजन था जिसकी वजह से आज ये लोग यहाँ मौजूद हैं। सर एक चीज़ और मैं, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। नहीं संभव है।
पाकिस्तान में बुर्का पिटा करके अलग बिठा दिया जाता है इनको। इसी क्रम में एक सवाल मैं और पूछ लेना चाहता हूँ आपसे कि मौजूदा दौर में जो मैं लगातार इंस्टा रील्स की बात कर रहा था, मुझे बड़ा गंभीर लगता है वो सवाल कि बाबाओं की जो फ़ौज हमको हमारे चारों तरफ दिखती है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिखता है, न्यूज़ चैनल्स पे दिख जाता है, टीवी चैनल्स पे दिखता है, क्या ये भी उसी पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का हिस्सा है? बिल्कुल स्वतः तो स्फूर्त नहीं हुआ होगा, स्वतः तो नहीं फूटा होगा ये। बिल्कुल। क्या सरकार ये रोल अदा नहीं कर सकती कि एक बाबा अगर भ्रम फैला रहा है कि मैं आपका कैंसर ठीक कर दूंगा सिर्फ छू करके, एक बाबा भ्रम फैला रहा है कि आपकी जो समस्याएं हैं इसलिए हैं क्योंकि आप गोलगप्पा मीठी चटनी के साथ नहीं खाते हैं, यहाँ पर आपकी कृपा रुकी हुई है, और एक टीवी चैनल उसे दिखा रहा है जिसमें ना लॉजिक है, जिसके पीछे ना कोई साइंस है, और उसको प्रमोट किया जा रहा है, उस बाबा को प्रमोट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके पीछे पॉलिटिकल लीडरशिप है और ही हैज सम मनी टू प्रमोट। तो ये जस्टिफाई कैसे हो रहा है? मतलब कानून है इस देश में, वो रोक क्यों नहीं रहा है? कानून तो उसके ऊपर तो जाहिर है कि आजकल जो हालात हैं उनमें मुश्किल है, लेकिन ये कि ये उसी के साथ रिलेशनशिप है इसकी कि किस तरह से इस पॉलिटिकल लीडरशिप की परवरिश हुई है। जो बाबाओं के आश्रम में पले हों, बड़े हों, वो जाहिर है कि बाबाओं के ख़िलाफ़ कैसे जा सकते हैं। पर इसका एक और पहलू भी है, और वो पहलू ये है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि जब हमारी जनरेशन, आपने पूछा था कि फ़ेल कहाँ हुए हम, जब हमारी जनरेशन बिज़ी थी यूनिवर्सिटीज़ बनाने में, स्कूल्स बनाने में, रिसर्च सेंटर्स बनाने में, CSIR क्रिएट करने में, DRDO, एटॉमिक एनर्जी, इसरो, ये सब कुछ बना रही थी, तो बाबा भी फैक्ट्रीज़ बना रहे थे, और ये फैक्ट्रीज 80s में शुरू हुई बननी, बाबाओं की फैक्ट्री, बाबाओं की फैक्ट्रीज, उनका मॉडर्नाइजेशन हुआ, और ये आश्रम जो क्रिएट हुए वो चाहे मुसलमानों के हों, हिंदुओं के हों, क्रिश्चियंस के हों, और बाबा सब में हैं, और पाकिस्तान में भी बाबा हैं। वहाँ तो बाबाओं ने यहाँ तक कह दिया था कि अब हम हुकूमत चलाएंगे क्योंकि हम जानते हैं हुकूमत चलाना, और वो हमला करने वाले थे वहाँ पर। उनका एक FM चल रहा था जिसने ये चुनौती दी थी वहाँ की सरकार को कि तुम हटो, हम आ रहे हैं। कल को शायद यहाँ भी हो सकता है कि कोई बाबा इस तरह की बात कहे कि हाँ बहुत हो गया, तुमसे हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा, हम बनाने जा रहे हैं। बहरहाल ये बाबाओं की फैक्ट्रीज़ जो हैं ये मॉडर्न फैक्ट्रीज़ हैं। इससे पहले अध्यात्म था, कहीं ना कहीं जो हमारे रिलीजियस लीडर थे वो ऐसे डिस्कोर्स में शामिल होते थे जिस डिस्कोर्स के अंदर क्वेश्चनिंग थी, रैशनैलिटी थी। यहाँ कोई रैशनैलिटी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इनको नया प्रोडक्ट चाहिए था, और इन्होंने भ्रांतियों के और सुपरस्टिशंस के नए प्रोडक्ट परोसने शुरू किए। आपने कुछ प्रोडक्ट्स का नाम लिया, बच्चे शायद और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जानते हों। गोलगप्पा है, खीर है, कोको कोला अंदर क्यों नहीं रखा, तुम्हारे घर में तिजोरी है उसके अंदर एक पैसा भी नहीं है, उसके अंदर पैसे। ये नए प्रोडक्ट्स हैं जो इन फैक्ट्रीज से पैदा हो रहे हैं। तो हम एक तरफ बना रहे थे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ ये फैक्ट्रीज़ इस देश में पैदा हो रही थी जो आज फल फूल रही हैं, और एक षड्यंत्र है इन तीनों के बीच में, पॉलिटिकल लीडरशिप, बाबा और क्रोनी कैपिटल। एक सवाल सर मैं ये सोचता हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल सवाल भी है, अज्ञेयवाद की बड़ी बात होती है कि हम कुछ भी नहीं जानते। एक अथीज़म का धड़ा आता है कि भाई हम मानते नहीं हैं, एक थीस्ट लोग होते हैं जो मानते हैं। तो जो अज्ञेयवाद है उसे आप कितना साइंटिफिक देखते हैं? मेरे ख्याल में गलत है। हम जो जानते हैं वो जानते हैं, और हम ये जानना, हमारा ये जानना कि हम क्या नहीं जानते कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें पता भी तो होना चाहिए हम क्या नहीं जानते। अज्ञेयवाद भी एक तरह का मिथक ही है। मिथक ही है, ये कह देना कि हम कुछ नहीं जानते, ये बेकार की बात है बिल्कुल, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो हमें पता है कि वो इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के राजों को पहचान सकता है, जानने की कोशिश कर सकता है। ठीक, इससे पहले कि हम ऑडियंस तक जाएं,
एक सवाल और आपसे, क्योंकि इस किताब में जो लिखा हुआ था और ऑफ द कैमरा भी हमारी बातचीत हो रही थी कि देश दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मन से कवि, तो कविताएं लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है और साहब को, या फिर इस तरह की किताब लिखने में, या फिर पॉलिटिकल और जो साइंटिफिक डिस्कोर्स है उस पर बातचीत करने में? कविताएं कहाँ से आती हैं? देखिए, आसान जवाब तो यह है कि बड़े आराम से कह सकता हूँ मैं कि जब साइंटिस्ट के बीच में हूँ तो अपने को शायर बता दो, शायरों के बीच में अपने को साइंटिस्ट बता दो, हाँ, और जहाँ दोनों हो दोनों हो वहाँ अपने को फिल्म मेकर बता दो। तो पर ये कि मुझे दोनों में मज़ा आता है। अगर एक इक्वेशन आपके बच्चों को याद हो और आपको याद हो तो G = m1 × m2/r² है। इसमें 3 अल्फ़ाबेट, 2 नंबर जी, 1 और 2, GMR और 1 और 2, m1 × m2/r²। सिर्फ यही नहीं कि वो एटम के अंदर क्या हो रहा है, बल्कि धरती पर क्या हो रहा है, पानी कैसे बह रहा है, पेड़ कैसे उग रहे हैं, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, सोलर सिस्टम, सब कुछ बता रहा है। इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़्म क्या होगी, इससे ज़्यादा खूबसूरत कहानी क्या होगी? इसकी अपनी जो खूबसूरती है वो मेरे रोंगटे खड़ी करती है। जब मैं एक मैक्सवेल्स इक्वेशंस को पढ़ता हूँ और जब मैंने पढ़ा और समझा उन्हें, या E = mc² को समझा, तो वही थ्रिल मुझे आई जो फैज़ अहमद फैज़ की किसी कविता में, साहिल लुधियानवी के किसी गाने में, या जिस भजन का मैंने नाम लिया उस भजन के सुनने में आती है, लता के कुछ गाने हैं जिनके सुनने में आती है, या हरिप्रसाद चौरसिया को सुनने में आती है, अपनी नज़र वही सुनने में भी थ्रिल आती होगी सर। तो नज़्म लिखने में वही मज़ा आता है जो किसी साइंस की बात को समझने में या क्रैक करने में आता है। तो अब स्टूडेंट्स की तरफ आप लोगों ने चर्चा सुनी साइंटिफिक टेम्पर वगैरह को लेकर, पॉलिटिकल इकोसिस्टम को लेकर, भगवान है नहीं है, क्या नहीं है। आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो, आप पूछ सकते हैं हाथ उठाकर, कोई भी। क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं? क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं? हमें अभी तक साइंस के हिसाब से बहुत ढूंढने के बावजूद कोई एलियन नहीं मिला है। हमें कहीं इंटेलिजेंट बीइंग का कोई ट्रेस नहीं मिला है, लेकिन साइंस के हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि इस यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं लाइफ हो। हमसे विकसित, ज़्यादा विकसित लाइफ, हमसे कम विकसित लाइफ, दोनों तरह की हो सकती हैं। संभावनाएं हैं, संभावना बहुत ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमें ये बताती है। हम अब तक लगभग 200 एक्सोप्लैनेट्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो धरती की तरह हैं, जिस पे इनकी संभावना है कि पानी होगा। लेकिन हम क्योंकि धरती पर हैं इसलिए सोचते हैं कि पानी ही ज़िंदगी का आधार है। बिना पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनके बिना ज़िंदगी नहीं हो सकती। लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि किसी और तरह की कोई फॉर्म हो। पर हमने बहुत कोशिश की है एज ह्यूमन बीइंग्स, मानवता ने, कि हम आवाज़ लगाएं, ज़ोर से पुकारें कि क्या कोई हमारा पड़ोसी है। हमारे पास अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और कोई? हेलो सर, आप साइंटिस्ट भी और आप पोएम्स भी लिखते हो, आप लिटरेचर में भी हो, और दोनों ही जो वर्ल्ड्स हैं दे आर, उनका कोई कनेक्शन नहीं है साइंटिस्ट का और पोएट्स का। तो आप दोनों इन टर्म्स ऑफ कि साइंटिस्ट इज़ लाइक, मतलब वो बहुत माइंड की चीज़ होती है और क्रिएटिविटी लगती है पोएम्स लिखने में।
तो आप उन दोनों को कनेक्ट कैसे करते हो और आप मैनेज कैसे करते हो वो दोनों लाइफ्स को? आइंस्टाइन का ये कहना है कि इफ एन इक्वेशन इज नॉट एलिगेंट देन इट मस्ट बी रॉन्ग। यानी साइंस की अपनी एस्थेटिक्स है, अपनी खूबसूरती है, साइंस में थ्रिल है, साइंस में ऑ है, साइंस एक्साइट करती है, और बिल्कुल यही अच्छा खूबसूरत लिटरेचर, अदब या साहित्य करता है। हमारे अंदर, इंसानों के अंदर, हम में से हर एक के अंदर हमेशा ही थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी होती है। उस क्रिएटिविटी को आप किधर लगाना चाहते हैं ये आपका डिसीजन है। आप साइंस में लगाना चाहते हैं, आप फिल्म बनाने में लगाना चाहते हैं, ड्रामा लिखने में लगाना चाहते हैं, पर इन सब में आपको अपने को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे साइंस में ट्रेन करना पड़ता है, वैसे ही आपको अपने को लिटरेचर में, पेंटिंग में ट्रेन करना पड़ता है, न सिर्फ क्रिएट करने के लिए बल्कि एप्रिशिएट करने के लिए भी। आप एप्रिशिएट भी तभी कर सकते हैं जब आप अपने को ट्रेन कर लें उनको समझने के लिए। शुरुआत में ऐसा लगता है कि सिर्फ अल्फाज या खूबसूरत म्यूज़िक हमें अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन अगर हम अपने को ट्रेन करते हैं तो फिर हम उसके डीपर मीनिंग समझ सकते हैं। जहान कोहना के मफलूज फ़लसफ़ा दानों निज़ाम नौ के तकाज़े सवाल करते हैं। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो, बस कुछ समझ में नहीं आया, राइट? पर एक धुन है, एक लय है इसके अंदर, इसके लिखने के लिए बहुत ट्रेन किया गया होगा माइंड को, पर इसको समझने के लिए भी ट्रेन करना ज़रूरी है। तो साइंस में और लिटरेचर में इस लेवल पर मैं फ़र्क नहीं समझता, और बहुत सारे फ़र्क हैं जो जेन्युइनली आपका सवाल इसलिए बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा भी है ना गौहर साहब कि लिटरेचर कुछ रचते हुए, कुछ लिखते हुए भी आप लगातार सवाल करते हैं कि भाई मैंने ये लिखा तो क्यों लिखा है, इसके आगे क्या होगा, और साइंस भी यही कहता है, सवाल करते रहना। बिल्कुल, इस नज़रिए से भी एक सा दिखता है। जो कुछ है हमारे चारों तरफ जो घट रहा है, हम जो देख रहे हैं, और हमारी जो फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है, वो दोनों में एक सी है। साइंस भी जो है उसे चैलेंज करती है, और लिटरेचर भी जो कुछ है हमारे चारों तरफ उसे चैलेंज करनी चाहिए। चैलेंज नॉर्मली करता है, बहुत सारे दरबारी रिग्रेसिव भी होता है जी, लिटरेचर, लेकिन साइंस भी गलत भी होती है। साइंस भी ऐसी की जाती है जिसको हम सूडो साइंस कहते हैं, जिसमें कि गोबर में सोना तलाश करने। सर सूडो साइंस से एक बात याद आई। कम्युनिकेशन पे हम लोग बात कर रहे थे कि शायद कम्युनिकेशन में फेल हुए, मैसेजिंग में फेल हुए, और इसी कारण से हम इस स्तर पे पहुँचे हैं। कम्युनिकेशन की जब बात आती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम देखें, व्हाट्सएप वगैरह को देखें, तो जो अब स्यूडो साइंस कह रहे हैं, बड़े मतलब साइंटिफिक बैकिंग के साथ उसे लगातार पुश किया जाता है कि भाई बच्चा अगर किसी ने छींक दिया तो घर के बाहर मत निकलो। अंधविश्वास है, लेकिन उसके अंदर एक साइंस ढूंढ के निकाला जाएगा। किसी की रुखसती हो रही है शादी के बाद तो पहिए पे पानी डाला जाता है बहुत जगह, मान्यताओं के हिसाब से, उसके अंदर से कुछ ना कुछ साइंटिफिक निकाल दिया जाएगा। तो किसी भी मान्यता, किसी भी सुपरस्टिशन के बीच में से ये जो साइंस निकाल देने की कवायद है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको समअप करता हूँ। कैलाश खेर नहीं, रुकिए, ये हर बच्चे का सवाल होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए मेरे ख्याल में ये सवाल जो है ये हर बच्चे का सवाल होगा, क्योंकि आपका सबका ये एक्सपीरियंस होगा कि उसके पीछे तलाश कर रहे होंगे कि साइंटिफिक रीज़न क्या है ना? जो भी घर में कोई सुपरस्टिशन है या कुछ पढ़ा होगा आपने या सुना होगा, उसके पीछे निकालते हैं कि साइंटिफिक रीज़न कुछ ना कुछ। ये साइंस की कितनी बड़ी जीत है। एग्जैक्टली। कभी सोचा है? जब तक कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था
तब तक साइंटिस्ट को हाथ जोड़ के धर्मशास्त्रियों के पास जाना पड़ता था कि मैं ये बात कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, और वो ब्रूनो को जला दिया गया, गलीलियो को बंद कर दिया गया। हमारे यहाँ दाभोलकर, कलवर्गी, पंसारे, गौरी लंकेश, इनको हमने कत्ल करते हुए अभी देखा है, इस जनरेशन ने देखा है, राइट। कॉपरनिकन रेवोल्यूशन के बाद साइंटिस्ट आज़ाद हो गया, साइंस आज़ाद हो गई, और अब हर हाथ देखने वाला, टेलीविज़न पे बैठा हुआ हर ज्योतिषी, ये बात तो नासा ने भी कही है, वैलिडेशन वहीं से सीख कर रहे हैं। ये साइंस की बहुत बड़ी जीत हुई। जब कोई अंधविश्वास को आज बिना साइंस के रेफरेंस के चला भी नहीं सकता, आज साइंस आधार है। अब वो साहिबा हैं जो एमपी बन गई थी, उन्होंने कहा ऐसे हाथ फेरो तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ऐसे हाथ फेरो गाय के ऊपर तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। किसी शास्त्र में ब्लड प्रेशर का जिक्र नहीं है। वो क्यों ब्लड प्रेशर की बात कर रही हैं? वो क्यों कह रही हैं कि गाय जो है वो ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती है? ऑक्सीजन तो पता ही नहीं थी, ना ऑक्सीजन कुरान में है, ना बाइबल में है, ना किसी शास्त्र में है, कहीं नहीं है ऑक्सीजन, पर उन्हें ऑक्सीजन का नाम लेना पड़ रहा है आज के दौर में। तो अंधविश्वास में जब भी साइंटिफिक रीज़न ढूंढने की कोई कोशिश करे तो समझिए कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। जब भी धर्म के अंदर कोई साइंस तलाश करे और साइंस के अंदर धर्म तलाश करे तो समझ लीजिए कि गड़बड़ है। वो या तो पॉलिटिकल बात कर रहा है और या फिर आपको अंधविश्वास की तरफ ढकेलना चाहिए। एक तो उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है और आपको अनक्लियर रखना चाह रहा है। धार्मिक किताबें धार्मिक, साइंस की किताबें साइंस की किताबें। कुरान के अंदर सारे इल्म है नहीं, वेदास के अंदर सारा इल्म है नहीं। साइंस साइंस होती है, ना कोई वैदिक साइंस है, ना कोई हिंदुस्तानी साइंस है, ना कोई यूरोपियन साइंस है, ना कोई चाइनीज साइंस है। साइंस हमेशा से साइंस सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। Sir, as a scientist, what challenges did you faced in India? Many people have misconception about that. So how will you define that about science? भारत में क्या आप चुनौतियां कैसे लोगों को आपको- समझाएंगे जहाँ साइंस का इतना कम स्कोप है इंडिया में? तो आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं जहाँ एक इंसान ये बिलीव कर रहा है कि गाय हमारी माता है और उसके पैर छूने से सब सॉल्व हो जाएगा? उसको कैसे आप इन्फ्लुएंस करेंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए? मैंने कहा कि आप लोग प्रिविलेज्ड हैं। आप लोग प्रिविलेज्ड हैं तो प्रिविलेज जिम्मेदारी के साथ आता है, और ये यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि आप प्रिविलेज्ड हैं, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप बेस्ट एजुकेशन पा रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश करें, और क्योंकि आप कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी जनरेशन शायद ज़िम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर पाई, आपको ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि जहाँ बाबा और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स एक आम आदमी के उस हिस्से को बढ़ाने की और इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं जो अंधविश्वास की तरफ ले जाता है, उसी आम आदमी के उस हिस्से को जो रैशनल है, जहाँ वो बिल्कुल साइंटिफिक है, उसको बढ़ाने की कोशिश करना आपकी ज़िम्मेदारी है, साइंटिफिक कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी है। और इसलिए आपको साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ पैदा करना पड़ेगा। जिस तरह से पिछली पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपना ताल्लुक़ रखा था बेस्ट ऑफ द माइंड से, उस तरह से आपको भी बेस्ट ऑफ द माइंड से रखना पड़ेगा। आप भी बाबाओं के पैर छूने लगेंगे तो इस देश का भविष्य क्या?
पंडित जी को मतलब मम्मी पापा बोलते हैं कि पंडित जी ये पैर छुओ ये करो, तो वो फिर हम पेरेंट्स को कैसे बताएं? तो ये बड़ा वाजिब और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में आपके सबके दिमाग में होगा। सर आपके अकॉर्डिंग विश्वास और अंधविश्वास में क्या फ़र्क है? हाँ, यू कैन आस्क। सर एक क्वेश्चन है, हम काफ़ी देखते हैं कि जो रील्स में आता है या शॉर्ट्स में हम जब स्क्रॉल करते हैं तो काफ़ी वो होता है कि इट्स मिसलीडिंग कि इस साल में ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो उसको फिर क्यों ऐसा फैलाते हैं लोग? दुनिया हर साल ऐसा लगता है खत्म होने वाली है। 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, 25 में होने वाली थी। ठीक है, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है मोटे तौर पे। एक ये कि पहला सर क्या आपको लगता है कि टाइम ट्रैवल कोई रियल चीज़ है? टाइम ट्रैवल कोई रियल चीज है? तो एक तो सर घर वालों को कैसे मनाएं जब वो कहते हैं कि पैर छू लो पंडित जी का। ये विपता सिर्फ आपकी विपता नहीं है, पीसी रे जो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं उनकी भी विपता है, जिनका मैंने जिक्र किताब में किया है। सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है हमारे ऊपर, ये मम्मी पापा की खाली बात नहीं है, हमारे ऊपर सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है इस बात का कि हमारे घर में तो दाल ऐसी ही पकती। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक होता है कि इसके पैर छूना ज़रूरी हैं, लड़कियों को बाल लंबे रखने ज़रूरी हैं, लड़कियों को ऐसे बैठना चाहिए और लड़कों को ऐसे होना चाहिए। लड़के रो नहीं सकते। क्या टेसुए बहा रहे हो लड़कियों की तरह से, है ना? चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या? तो लड़कियों को एक तरह से बिहेव करना है, लड़कों को एक तरह से बिहेव करना है। लड़कियों ने सारे अच्छे कलर चूज़ कर लिए हैं, लड़कों को सारे फीके कलर दे दिए हैं हमारे समाज ने, बिल्कुल बेकार किस्म के, राइट? तो ये सोशल प्रेशर इतना ज़रूरत से ज़्यादा होता है कि हमारा ये बिहेवियर होना चाहिए। इसमें हम में से कुछ को कुर्बानी तो देनी ही होगी अगर बदलाव लाना है तो। हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। ना मानने का ये मतलब नहीं होता है कि आप बेइज्जती कर रहे हैं। इन दोनों में फ़र्क होता है कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं और उनसे डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री करने का ये मतलब नहीं है कि आप उनकी इज्जत नहीं करते। और अगर हर जनरेशन हमेशा अपनी पिछली जनरेशन से एग्री करती रहे तो विकास रुक जाएगा, फिर बदलाव रुक जाएगा। तो हर नई जनरेशन को डिसएग्री तो करना ही चाहिए, परखना तो चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो ट्रेडिशन है वो अच्छा है या बुरा है। और उसकी एक अच्छी कसौटी ये है कि अगर 200 साल बाद, 400 साल बाद, 1000 साल बाद हमारी अगली जनरेशन्स पलट के देखेंगी तो वो हमारे इस एक्शन को अच्छा कहेंगी या बुरा कहेंगी। आप ऐसे समाज को बुरा कहते हैं या नहीं कहते कि जिसमें लोग खरीदे और बेचे जाते थे? गुलाम प्रथा को अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं? सती प्रथा को अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं? तो ये ज़रूरी है कि आप इस तरह से देखें अपने एक्शंस को, समाज के एक्शंस को, जिसमें ये जज कर सकें कि आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें कैसे देखेंगी। दूसरा सवाल था विश्वास और अंधविश्वास को डिफरेंशिएट कैसे करें? देखिए, मुझे ये विश्वास है कि मैं यहाँ हूँ, आपको ये विश्वास है कि इस कमरे के अंदर हैं, क्योंकि ये प्रूव किया जा सकता है, राइट? इसके पीछे एक लॉजिक है और एविडेंस है। अंधविश्वास ऐसी चीज़ है जिसमें लॉजिक को, प्रूफ को रिप्लेस कर दिया जाता है आस्था से। मेरी आस्था है, ख़त्म हो गई बात, सवाल गायब हो जाते हैं। ये हुआ अंधविश्वास। अब ये साइंटिफिक भी हो सकता है। मतलब मैं ये कहूँ कि मैं जो हूँ वो अगले 6 महीने में नेक्स्ट गैलेक्सी में जाने वाला हूँ, इसको कोई बैकिंग नहीं है इसकी, पर मेरी आस्था
आस्था से रिप्लेस जब हो जाता है प्रूफ, तो वो अंधविश्वास में चला जाता है। और बहुत सारे ऐसे विश्वास हैं जो प्रूफ के बिना थे कभी, और आज गलत प्रूफ हो गए हैं, हमें मिल गया है, तो वो अंधविश्वास में चले गए। ऐसे बहुत सारे विश्वास जो विश्वास थे कल तक, आज वो अंधविश्वास में। तो विश्वास और अंधविश्वास साइंस में कम से कम बदलता है, डायनेमिक है, कांस्टेंट नहीं है। धर्म में नहीं बदलता। लास्ट क्वेश्चन ये था कि ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि अर्थ खत्म हो जाएगी, 2012 में हो रही थी, मैं उस 6 महीने नहीं पढ़ा था, मुझे लग रहा था कि अब 6 महीने बाद खत्म ही होनी है, तो मैं क्यों इतना बर्डन लूं, पर वो नहीं हुई। तो अभी जो ये लगातार हर साल में एक अपडेट आती है कि बस ये लास्ट टाइम है, इसे कैसे लोग समझे? एक उसमें चैनल के ऊपर बात हो रही थी, तो मैंने कहा अगर ख़त्म होने जा रही है तो अपने जो ओनर हैं उन्हें आप बुला लीजिए, ये चैनल मेरे नाम कर दें, क्योंकि ख़त्म तो होना ही है। तो ये चलता रहेगा, ये बार बार होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये विश्वास है कि प्रलय आ सकती है और आखिरी दिन है कोई प्रलय का, हो सकता है। लेकिन साइंटिफिक जहाँ तक रीजनिंग है, उसमें धरती को ऐसा नहीं है कि ख़तरा नहीं ख़त्म होने का। हालांकि जितनी लाइफ है धरती की, 4.5 बिलियन ईयर्स गुज़र चुके हैं, और अभी 4.5 बिलियन ईयर्स बचे हुए हैं धरती के लगभग। उसके बाद सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि उसमें एनगल्फ हो जाएगी वगैरह वगैरह, वो साइंस बता रही है हमको। लेकिन और ख़तरे हैं, और अगर हम स्टीवन हॉकिंस को देखें या पेनरोज को देखें, तो इनकी किताबों में हमको इन ख़तरों का ज़िक्र मिलता है, और उनमें टॉप के ख़तरे जो उन्होंने रखे हैं, उसमें 3 बहुत ख़तरनाक और ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत रियल हैं। हर 20,000 साल के बाद कोई बड़ा पिंड, बड़ा ऑब्जेक्ट धरती से टकराया है, और वो ज़िंदगी के लिए और धरती के लिए ख़तरा बना है, जिसमें डायनासोर ख़त्म हो गए थे। अब 20,000 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि कुछ बड़ा है, लेकिन ये ख़तरा उतना बड़ा इसलिए नहीं है कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, हम शायद उसको तोड़ पाए स्पेस में ही, और हमारे पास पहुंचने के रास्ते भी अब हैं, इससे पहले कि वो धरती से टकराए उसको तोड़ने के रास्ते भी। दूसरा बड़ा ख़तरा जिसका जिक्र किया गया है लगातार, और जो मैं मानता हूँ कि वो बहुत बड़ा ख़तरा है, वो हैं एटॉमिक बॉम्ब्स। हमें ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे पागल लोग वहाँ पहुँच गए हैं, जिनमें एक नाम ट्रंप का है, जिनके हाथ में इन एटॉमिक बॉम्ब्स के बटन मौजूद है। वो पाकिस्तान हो, वो हमारा देश हो, चीन हो, अमेरिका हो, रूस हो, ये बड़े भंडार हैं इनके पास एटॉमिक बॉम्ब्स के, और वो ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तीसरा बहुत बड़ा ख़तरा है इस वक्त जो मंडरा रहा है, और वो है AI का ख़तरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मेरे ख़्याल में उसको बहुत एग्जेजरेट अभी किया जा रहा है। ख़ास तौर से युवल हरारी की जो किताब नेक्सस है, उसमें वो ही इज़ एंजल ऑफ डूम की तरह से वो किताब लिखी गई है। उसमें बहुत सारे डिसएग्रीमेंट हैं मेरे उनके साथ, लेकिन ये कि ख़तरा है। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम जो है उस पर भी मुझे प्रॉब्लम है, पर वो टूल है, अभी तक वो टूल है, और इसलिए मैं उसको इंटेलिजेंस कहना ज़रा उसमें परेशानी महसूस करता हूँ। लेकिन जब कॉन्शियसनेस अगर आ जाए
और वो डिसाइड करना शुरू कर दे ऑन इट्स ओन, डिसीजन मेकिंग आ जाए इसके ऊपर। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अगर आ गई, तब फिर परेशानी खड़ी होगी कि वो सिर्फ टूल नहीं रह जाएगा, बल्कि वो एजेंसी हो जाएगी। और इंडिपेंडेंट एजेंसी क्या करेगी, क्या डिसीजन लेगी, हमें नहीं मालूम। राज तो उसे भी चाहिए होगा, सत्ता उसे भी चाहिए होगी। शायद नहीं, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो क्या लेगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कल ट्रम्प क्या लेने जा रहा है डिसीजन, हमें नहीं पता। हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या डिसीजन लेकर के रात को 12 बजे उनको ख्याल आएगा कि कल नोटबंदी करनी है, कर दी, अब थाली बजाओ, फिर प्याली बजाओ, राइट। ठीक बात है। तो ऐसे लोग अब हैं वहाँ पर। अगर ये इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी और कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है, तब फिर हमें नहीं मालूम कि क्या होगा। आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, क्योंकि मेरे सबसे स्टूडेंट्स के सवाल भी ले लिए थे। आपने बताया कि चाबी उन लोगों के हाथ में है जो क्या डिसीज़न लें और किस तरीके से पूरा सर्वाइवल या पूरी ये सभ्यता जाए, वो सोच नहीं सकते हम लोग। एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि स्यूडो साइंस को साइंस बताकर लगातार प्रसारित किया जा रहा है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो मैसेजिंग का ज़रिया बनती हैं, वो भी बहुत घातक रूप ले चुकी हैं। ऐसे में आप कहाँ देखते हैं आज से 20 साल बाद साइंटिफिक टेम्परामेंट को, साइंस की स्थिति को इंडिया के अंदर? मुझे इसके बावजूद कि हमारे अंदर, हमारी जनरेशन में बहुत कमियां रहीं, मुझे अगली जनरेशन से बहुत अभी भी उम्मीद है। और मैं ये समझता हूँ कि अगली जनरेशन बहुत परेशानियों के बावजूद भी इस देश में इतनी डाइवर्सिटी है, उसकी वजह से एक बेहतर समाज बनाने में कामयाब होगी। और वो सारी ताकतें जो इस वक्त बहुत ताकतवर दिखाई दे रही हैं, जो एंटी साइंस हैं, एंटी साइंटिफिक टेम्पर हैं, एंटी रैशनैलिटी हैं, उनको हराने में कामयाब होगी। आपका ये यकीन है? मेरा बिल्कुल ये पक्का यकीन है। और मैं समझता हूँ कि ये मुझे अपनी नई जनरेशन की आंखों में दिखाई देता है। समय बहुत सारा हमने आपका ले लिया है सर, और मुझे लगता है इसको ख़त्म करते हैं, लेकिन एक दरख्वास्त के साथ, क्योंकि मैंने आपको जब लाइव पहली बार सुना, एक शायर के तौर पे सुना, और आपकी कुछ लाइंस बहुत मोटिवेट करती हैं हमें। तो अपने मन से कोई नज़्म, कुछ लाइंस स्टूडेंट्स के लिए, हम सब आपके स्टूडेंट्स हैं, तो आप ज़रूर सुनाएं सर। अब जब बात ही सवाल की हो रही है तो वही नज़्म ले लेते हैं जो शायद आपने भी सुनी हुई हो, लेकिन बहरहाल सच जिंदा है। वाह। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें ये वक्त नहीं बेकार की बातें करने का, जब सब ये कहें कुछ सोचो तो, जब सब ये कहें कुछ समझो तो, जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है, जुल्फ़ों का बिखरना क्या कम है, प्यालों का छलकना क्या कम है। जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है लिखने को, क्या ज़िद है कि ऐसी बात करो जिस बात में ख़तरा जान का हो। क्या ज़िद है कि ऐसी बात करो जिस बात में ख़तरा जान का हो। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम दार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं ज़िंदा हूँ, सच ज़िंदा हैं, अल्फाज अभी तक ज़िंदा हैं, अल्फाज। क्या बात है। बहुत
बहुत ही शानदार बातचीत रही और लगभग विज्ञान जगत से जुड़े तमाम सवाल और इस दौर के युवाओं को राजनीति, धर्म और विज्ञान को किस नज़रिए से समझना चाहिए, उसके साथ साथ वो तमाम मिथक भी जिनके ऊपर बहुत सारी बातचीत होती है, उनके आईने क्या हैं, उनका सच क्या है, ये भी आपको जानने को मिला। और पॉलिटिक्स और भारतीय न्यूज़ की ये पहल है कि हम ऐसे गेस्ट के साथ बातचीत करें जिससे आपको कुछ नई जानकारियां मिले और इस देश के पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक सिस्टम के भीतर की चीज़ों को समझने में भी आसानी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए। हम भी इससे बहुत कुछ सीखते हैं। बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरी मुलाकात इतने खूबसूरत हिंदुस्तान से, जो आगे आने वाला हिंदुस्तान है, उससे करवाने के लिए।